हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। दोस्तों, अनअकैडमी प्लस के प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। यूज कोड स्टडी आईएएस टू गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ ऑन अनअकैडमीज प्लस सब्सक्रिप्शन। नाउ, अगर आपको अनअकैडमी प्लस को लेकर अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग इस नंबर पे एक व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी आप लोगों के लिए फ्री मॉक टेस्ट कराता है, जिससे आप अपनी यूपीएससी की तैयारी और बेहतर बना सकते हैं। हर महीने की 10th और 25th को आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट होता है, और जो यहाँ पे टॉप लर्नर्स होते हैं उनको एक्साइटिंग प्राइजेस और स्कॉलरशिप भी मिलते हैं। तो वहाँ पे जाके जल्दी एनरोल करें। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगी। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। माय नेम इज आदिति और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ क्लास 7th एनसीईआरटी हिस्ट्री की समरी। तो हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर 3rd तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। 3 चैप्टर हम लोगों ने इस बुक के कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 4th चैप्टर से। तो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने दिल्ली सुल्तान के बारे में पढ़ा था और अब हम लोग जानेंगे मुगल एम्पायर के बारे में। जो मुगल एम्परर्स थे उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। तो पहली चीज ये देखिए कि जब हम मुगल एम्पायर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है। अकबर के बारे में जानते हैं, मॉन्यूमेंट्स देखते हैं जो भी हमारे आसपास, जैसे कि आपका ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, आगरा फोर्ट हो गया, है ना। तो ये सारे मॉन्यूमेंट्स को देख के हम मुगल एम्परर्स को याद करते हैं। So ruling as a large territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and culture was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. तो अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया इट्स अ वेरी लार्ज टेरिटरी, ठीक है, और इस पे रूल करना आज भी बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि इस पर्टिकुलर लैंड पे अलग तरीके के लोग रहते हैं, सबके अलग अलग कल्चर है ना, रिलीजन है। तो इस प्रकार की मतलब इतनी मतलब इट्स अ डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर जिस पे रूल करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, किसी भी रूलर के लिए खुद को अकम्प्लिश करना, खुद को एस्टैब्लिश करना, खुद से मतलब इन्फ्लुएंस करना, क्योंकि रूलर जो भी होगा आपका, ठीक है, आप उससे इन्फ्लुएंस होंगे, ठीक है, उसके जितने भी ऑर्डर्स वगैरह होंगे उन सबको मानेंगे, उसको आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखेंगे और उस रूलर के लिए अपनी एक छाप छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। बट जो हमारे मुगल एम्परर थे, ठीक है, उन्होंने ये चीज साबित करी। उन्होंने जो अपना एम्पायर था उसको काफी ज्यादा एक्सपैंड किया, ठीक है। जैसे हमारे जितने भी बाकी के रूलर्स थे, जो दिल्ली सुल्तान थे, वो इतना ज्यादा उन्होंने रूल किया, ठीक है, बट नॉट उनका जो रूल था इतना ज्यादा एक्सपैंड नहीं हो पाया और कुछ थोड़े बहुत समय तक, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक ही उनके रूल रहे, उनके राज्य रहे। उसके बाद जब मुगल्स की एंट्री हुई तो दे हैव उन्होंने जब अपना एम्पायर बढ़ाया, जो एक्सपैंड किया अपना किंगडम आगरा से दिल्ली तक, ठीक है। सो अंटिल इन 17th सेंचुरी ऑल्सो जो उनका कंट्रोल था वो नियरली पूरे सब कॉन्टिनेंट पे फैल चुका था, ठीक है। काफी मतलब सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे एरिया आ जाते हैं आपके, ठीक है। वहां तक उनका जो राज्य फैला था वो एक अपने में ही अलग चीज थी कि मतलब उन्होंने जो छाप छोड़ी थी अपनी, वो काफी आज भी हम उस चीज में मतलब उन सारी चीजों को देखते हैं। तो जैसे कि उनका जो उन्होंने इम्पोज किया था एक स्ट्रक्चर था एडमिनिस्ट्रेशन का, जो उनके गवर्नेंस के आइडिया थे, ठीक है, जो कि आज भी they were being outlasted, okay, and they have also they leaved a political legacy. अब legacy का मतलब होता है जो कि आज भी चलती आ रही हो, ठीक है। So they have left a political legacy also that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. So जैसे कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर है, तो वो हर साल 15th of August को जो हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, उस दिन वो जाते हैं जो हमारा रेड फोर्ट है वहां पर, इंडिया जो हमारा नेशन है उसको एड्रेस करने के लिए, ठीक है। अब जो आपका रेड फोर्ट है वो भी मुगल एम्परर्स द्वारा बनाया गया है, ठीक है, शाहजहां द्वारा बनाया गया था वो, ठीक है। इट वाज अ रेजिडेंस ऑफ मुगल एम्परर्स। ये आपका रेड फोर्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड फोर्ट है, ठीक है। अब पहली चीज ये जानते हैं कि मुगल्स थे कौन। जब हम इनके बारे में चर्चा इतनी कर रहे हैं कि इन्होंने अपना एम्पायर इतना फैला दिया था, और दूसरा इन्होंने जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाए जिनकी आज आज तक इतनी अच्छी छाप है, इतने अच्छा आर्किटेक्चर है, ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं, उनके गवर्नेंस के आइडियाज की बात होती है, तो आखिर वो थे कौन। तो जो मुगल्स थे वो अपने ग्रेट ग्रैंडफादर थे, ठीक है। तो उस हिसाब से they were divided of
ऑफ टू ग्रेट लाइनेज रूलर्स, ठीक है, टू ग्रेट लाइनेज ऑफ रूलर्स, ठीक है। तो ये अपनी माता की तरफ से, अपनी मदर की साइड से जो गेंगिस खान थे, यानी कि जिन्हें हम चंगेज खान भी बुलाते हैं, जो कि 1227 में खत्म हो गए थे, वो एक मंगोल रूलर थे जिन्होंने चाइना के कुछ पार्ट पे और सेंट्रल एशिया के पार्ट्स पे रूल किया था, ठीक है। और अपने पिता की तरफ से ये लोग थे जो सक्सेसर्स थे आपके तैमूर लंग, ठीक है, जो 1404 में जिनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि ईरान के रूलर थे, इराक के और मॉडर्न टर्की के रूलर थे। तो हाउएवर जो मुगल्स थे, ठीक है, दे डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल। अब जो ये तो मुगल रूलर्स थे ना, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था मुगल या मंगोल मतलब खुद को कहलवाना। रीजन भी क्योंकि जो चंगेज खान थे ना, उनकी जो मेमोरी थी, मतलब जो इनकी ये सारी चीजें थी, उनका जितना भी शासनकाल था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अत्याचार किए थे एंड दैट्स व्हाई दे वर लाइक, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो इट वाज आल्सो लिंक्ड विद उज़्बेक्स, वो मतलब लिंक थे उज़्बेक्स के साथ, their Mongol competitors, ठीक है, मंगोल्स के जो competitors। एंड ऑन द अदर हैंड जो मुगल्स थे, they were proud of their तैमूरिड एंसेस्ट्री, मतलब वो बहुत ज्यादा अपने जो फादर की तरफ से, जो तैमूर की तरफ से जो मतलब अपनी तैमूरिड एंसेस्ट्री थी जो उनकी, उस पे वो बहुत ज्यादा प्राउड फील करते थे। नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398। ओके, सो इसीलिए इनको ये अच्छा लगता था कि मतलब दे वर बीन कॉल्ड लाइक कि वो तैमूरिड एंसेस्ट्री से बिलोंग करते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे होंगे आप, ये मतलब एक जेनोलॉजी है, ठीक है, पिक्टोरियली इट्स अ पिक्चर जिसमें आप तैमूर को बीच में देख रहे हैं, बाकी सारे बाकी के उनके बाद के रूलर्स हैं, जैसे मान लीजिए बाबर है, ये बाबर हो गए, आपके अकबर हो गए, ठीक है, जहांगीर है, शाहजहां है, और बाकी के जितने भी रूलर्स हैं, तो वो बीच में तैमूर, और उस हिसाब से बाकी के सारे जो रूलर्स हैं, ठीक है, जो बाकी के इनके उनके बेटे, फिर उनके बेटे, इस हिसाब से मतलब एज फॉलोड दिस पिक्चर इज बीन मेड, ठीक है। तो ये जो पिक्चर है, दिस इज सेलिब्रेटेड द जीनोलॉजी पिक्टोरियली, ठीक है, ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तैमूर एंड हिमसेल्फ, ठीक है, इसमें सारे रूलर्स हैं और उनके साथ साथ तैमूर भी है, ठीक है। इट वाज अ ग्रुप फोटोग्राफ। अब बात करेंगे मुगल्स की जो मिलिट्री कैंपेन थी। तो पहली चीज देखिए, जो बाबर था वो पहला रूलर था, पहला मुगल एम्परर था, जो कि 1526 से लेकर 1530 तक जिसका राज्य रहा था हमारे हिंदुस्तान पर, ठीक है। एंड ही आल्सो सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगाना, ठीक है, 1454 में, मतलब 1494 में इन्होंने सक्सीड किया था, जो कि थ्रोन था आपका फरगाना का। और उस समय ये सिर्फ और सिर्फ 12 साल के थे। कितने वर्ष के थे? 12 वर्ष के थे। और ही वॉज फोर्स टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन, इनको फोर्स किया था कि ये जो इनका एंसेस्ट्रल थ्रोन है उसको छोड़ दें, ठीक है। किस लिए? बिकॉज ऑफ द इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप, मतलब जो दूसरा एक मंगोल ग्रुप था उसके इन्वेजन के मतलब उसके इन्वेजन की वजह से, ठीक है, इनको छोड़ना पड़ा, अपने जो एंसेस्ट्रल थ्रोन था उसको छोड़ना पड़ा। और वो मंगोल ग्रुप कौन थे? उज़्बेक्स थे, ठीक है। तो करीब कुछ साल वॉन्डर करने के बाद, वॉन्डरिंग मतलब इधर उधर फिरने के बाद, उन्होंने सीज किया काबुल को 1504 में। और 1526 में, जो कि पानीपत की आपकी पहली लड़ाई थी, उसमें इन्होंने जो हमारे दिल्ली के सुल्तान थे इब्राहिम लोदी को, उनको हराया और इन्होंने कैप्चर कर लिया दिल्ली और आगरा को, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि 1526 में इन्होंने किसे डिफीट किया? इन्होंने डिफीट किया सुल्तान ऑफ दिल्ली को, जो दिल्ली के सुल्तान थे इब्राहिम लोदी को इन्होंने डिफीट किया पानीपत की लड़ाई, पानीपत पे, ठीक है। और कैप्चर कर लिया फिर दिल्ली को और आगरा को, ठीक है। अब हम टेबल नंबर 1 में पढ़ेंगे। अब टेबल नंबर 1 क्या? एक चार्ट है, ठीक है, जो कि मेजर कैंपेन्स हुई थी मुगल्स के द्वारा, मुगल एम्परर के द्वारा, ठीक है। वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे चार्ट 1 में, टेबल 1 में, ठीक है। एंड यू विल ऑल्सो नोटिस वन थिंग कि मतलब इट्स अ लॉन्ग टर्म पैटर्न जो कि चला आ रहा है, ठीक है। और उसमें हम लोग ये भी देखेंगे जो अफगान्स थे वो एक मतलब दे वर लाइक इमीडिएट थ्रेट टू मुगल अथॉरिटी। इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। और बाकी इनके जो रिलेशनशिप थे, जैसे मुगल्स का अहोम के साथ कैसा था, वो हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, चैप्टर 8 में सिक्स के साथ पढ़ेंगे, फिर 10 में मेवाड़ और मरवाड़ के साथ, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे।
अभी हम लोग टेबल नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। तो टेबल नंबर 1 में क्या है, मुगल एम्परर्स हैं और उनके मेजर कैंपेन्स और इवेंट्स हैं। अब देखिए, आप इसमें देख रहे होंगे कि बहुत सारी डेट्स हैं, ठीक है। अब डेट्स को कैसे याद रखें, तो डेट्स को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, बट ये याद रखिएगा किस टाइम तक किसने, मतलब इवेंट्स को आप लोग बहुत क्लियरली याद रखिएगा, बिकॉज इवेंट्स से आपके क्वेश्चंस रिलेट करते आते भी हैं, ठीक है। बट डेट्स आर नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इवेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैंपेन्स ऑल्सो। तो बाबर के बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। तो बाबर का जो शासन था वो करीब 1526 तक 1530 तक चला, ठीक है। अब पहले साल में यानी कि 1526 में हम सबको पता ही है उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था और जो उसके अफगान सपोर्टर्स थे उनको हराया था उसने पानीपत पे, ठीक है। 1527 जो कि दूसरे ही साल लड़ाई हो जाती है, उसमें उसने राणा सांगा जो कि एक राजपूत रूलर थे उनको हराया था और उनके जो एलाइज थे उनको हराया था खनाऊ में। कहाँ हराया था, खनुआ में, ठीक है। फिर बात करेंगे हम 1528 में, यानी कि उसके अगले ही साल, तीनों साल इसने लगातार बड़ी बड़ी लड़ाइयां करी। इन लड़ाइयों को आप लोग याद रखिएगा। 1528 में इसने डिफीट किया राजपूतों को जो कि चंदेरी पे थे, मतलब एट चंदेरी इन्होंने राजपूतों को 1528 में हराया और अपना जो कंट्रोल था इन्होंने आगरा से लेकर दिल्ली तक फैला दिया था अपनी मृत्यु से पहले, ठीक है। अपने मरने से पहले इन्होंने अपना कंट्रोल आगरा से दिल्ली तक फैला दिया था। अब भाई इनके बाद आते हैं इनके पुत्र हुमायूं, ठीक है। अब हुमायूं की बात करते हैं हम, तो 1530 से लेकर 1540 तक इनका पहले राज्य रहा। फिर कुछ ऐसी चीज हुई कि इनको जाना पड़ा, ठीक है। ही वाज लाइक इनको फोर्सफुली ईरान भेज दिया गया। तो ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद फिर आकर उन्होंने 1 साल का और राज्य रखा, ठीक है। फिर इनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए, हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। अब देखिए, जो इनकी फादर की विल थी उसके हिसाब से इन्होंने अपने भाइयों के बीच में पूरा जो प्रोविंस था उसको बांटा, ठीक है। एंड जो इनका ब्रदर था मिर्जा कामरान, उसने वीकन कर दिए थे हुमायूं के कॉज को जो कि अगेंस्ट थे अफगान कॉम्पिटिटर्स के, ठीक है। जो अफगानी थे वो इनके कॉम्पिटिटर्स थे बेसिकली। अब शेर खान ने हुमायूं को चौसा पे हराया था, फिर कन्नौज में हराया था। तो पहले 1539 में उसने चौसा पे हराया और 1540 में कन्नौज पे हराया। अब इनको फोर्स कर दिया गया कि ये ईरान चले जाएं, ठीक है। अब ईरान जब ये चले गए तो वहां पे इनको साफाविद जो शाह थे, साफाविद शाह, उनकी मदद मिल गई वहां पे, ठीक है। अब उनकी मदद से इन्होंने 1555 में दिल्ली को दोबारा से रिकैप्चर कर लिया, पर उसके नेक्स्ट साल ही इनकी मृत्यु हो गई इनकी खुद की लाइब्रेरी में, ठीक है। फिर उसके बाद अब बात करते हैं हम अकबर की। हुमायूं के बाद अकबर थे, ठीक है। अकबर ने, देखिए अकबर को हम सब जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उनकी जो चीजें थी, जो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें करी थी उनके बारे में हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीजें जानते हैं उनके बारे में। अकबर वॉज अ वेरी ग्रेट किंग, ठीक है। तो अकबर ने करीब 13 साल की उम्र में ही वो एम्परर बन गए थे, वो एक राजा बन चुके थे 13 वर्ष की उम्र में ही। एंड उनका जो राइन था, उनका जो मतलब शासन था, उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। अब कैसे, 1556 में 1570 तक अकबर को इंडिपेंडेंट कर दिया गया था। पहले वो अपने जो बैरम खान थे या बाकी के जितने भी डोमेस्टिक स्टाफ था उनके अंडर में थे, बट उसके बाद ही वाज लाइक इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो 1556 से मतलब इस पर्टिकुलर टाइम तक ही वाज लाइक वो इंडिपेंडेंट हो चुके थे और मिलिट्री कैंपेन उन्होंने लॉन्च कर दी थी सूरीज के खिलाफ, अफगान के खिलाफ और बाकी के जितने नेबरिंग किंगडम थे, जैसे कि आपका मालवा हो गया, गोंडवाना हो गया। और इन्होंने क्या करा था, इन्होंने सप्रेस किया था रिवोल्ट को जो कि इनके हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम के द्वारा किया जा रहा था एंड द उज़्बेक्स। अब हाफ ब्रदर क्या होता है, देखिए पिता वही है पर जो मदर है वो कोई और है, ठीक है। तो इनके हाफ ब्रदर कौन थे, मिर्जा हाकिम, ठीक है। फिर 1568 में इन्होंने सिसोदिया की जो कैपिटल थी चित्तौड़, उसको सीज कर लिया था और 1569 में यानी कि उसके ही दूसरे साल में इन्होंने रणथंबोर को सीज किया था, ठीक है। तो 1568 में चित्तौड़ को, जो कि सिसोदियों की कैपिटल थी,
ठीक है। सिसोदिया कौन थे? राजपूत थे। उनकी कैपिटल जो चित्तौड़ थी उसको सीज किया और 1568 में यानी कि उसके दूसरे ही साल में रणथंभौर को भी इन्होंने सीज कर लिया था। अब बात करते हैं इनके सेकेंड पीरियड के बारे में जो कि 1570 से लेकर 1585 तक डील करता है, जिसमें इन्होंने मिलिट्री कैंपेन जो थी गुजरात, ठीक है, दे वर बीन फॉलोड बाय द कैंपेन्स इन द ईस्ट ऑल्सो, जो कि बिहार की तरफ है, बंगाल की तरफ है, उड़ीसा की तरफ, ठीक है, वहां पे भी चली। और ये कैंपेन्स दे वर बीन कॉम्प्लिकेटेड बाय the 1579 and 1518 revolt in support of मिर्जा हाकिम। मतलब ये जो कैंपेन्स थी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, ठीक है, क्योंकि जो ये रिवोल्ट था इट वाज बीन इन सपोर्ट ऑफ मिर्जा हाकिम की सपोर्ट में थी, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे 1585 से लेकर 1605 तक, यानी कि अब जो एक्सपेंशन है अकबर के एम्पायर का वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इन्होंने अपने एम्पायर को बहुत काफी ज्यादा फैला लिया है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी कैंपेन्स लॉन्च करी थी नॉर्थ वेस्ट में। खानदार को इन्होंने सीज कर लिया था, ठीक है, सीज करा था फ्रॉम द साफाविद से, ठीक है, कश्मीर को एनेक्स कर लिया था, काबुल को कब्जा लिया था, ठीक है, और जो मिर्जा हाकिम की डेथ के बाद और बहुत सारी इन्होंने कैंपेन्स जो थी इन द डेक्कन उन्होंने स्टार्ट करी थी, जैसे बेरार में, खानदेश में और कुछ पार्ट्स ऑफ अहमदनगर में भी, ठीक है, एंड इन सबको एनेक्स भी कर लिया था, इन सब पे राज कर लिया था। पर इनके कुछ आखिरी वर्षों में, ठीक है, जो इनके जो आखिरी वर्ष थे, जो इनके रूल के आखिरी वर्ष थे, उसमें इनके जो पुत्र थे, ठीक है, जो प्रिंस थे, सलीम थे, ठीक है, राजकुमार सलीम के द्वारा बहुत डिस्ट्रैक्ट किया गया, ठीक है, जो कि हमारे फ्यूचर में जो हमारे फ्यूचर एम्परर जहांगीर हैं उन्हीं का नाम प्रिंस सलीम था, ठीक है। इन्होंने अपने पिता को उनके आखिरी वर्षों में, उनके आखिरी शासन के वर्षों में बड़ा परेशान किया, ठीक है। चलिए आप जहांगीर के बारे में बात करते हैं। तो जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक इनका राज्य रहा है, ठीक है। तो इन्होंने काफी जो उनके फादर के द्वारा मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट करी थी, ठीक है, वो ही इन्होंने कंटिन्यू रखी, उनमें एक कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया, उनको कंटिन्यू रखा। और जो सिसोदिया रूलर थे मेवाड़ के, अमर सिंह, ठीक है, उन्होंने मुगल्स की जो सर्विस थी उसे एक्सेप्ट कर लिया था। और लेस सक्सेसफुल रही इनकी वो कैंपेन जो कि इन्होंने सिख के, होम्स के और अहमदनगर के ऊपर करी थी, ठीक है। अब जो प्रिंस खुर्रम थे यानी कि जो शाहजहां थे, उन्होंने भी अपने पिता को उनके आखिरी वर्षों में बड़ा परेशान किया। उनके जो मतलब जो उनकी पत्नी थी नूरजहां, जहांगीर की जो बीवी थी, उनके जो एफर्ट्स थे कि वो मार्जिनाइज कर सके उनको, वो भी बहुत ज्यादा अनसक्सेसफुल रहे, मतलब वो भी असफल रही इस चीज में। अब बात करेंगे हम शाहजहां के बारे में। शाहजहां का जो राज्य था वो 1627 से लेकर 1658 तक रहा। तो जो मुगल कैंपेन्स थी वो कंटिन्यूड रही डेक्कन में अंडर शाहजहां। और जो अफगान नोबेल खान जहां लोदी थे, ठीक है, इन्होंने रिबेल किया और इनको डिफीट भी कर दिया शाहजहां द्वारा। कैंपेन्स भी लॉन्च करी गई थी अगेंस्ट अहमदनगर, बुंदेलास को डिफीट कर दिया गया था, ओरछा को सीज किया गया था। और नॉर्थ वेस्ट में जो कैंपेन थी टू सीज बाल्खा, ठीक है, फ्रॉम द उज्बेक। अब बाल्ख जो थी, ठीक है, बाल्ख थी आपके उज्बेक्स के अंडर में, ठीक है, बट वो इनके मतलब इनके हिसाब से मतलब बहुत अनसक्सेसफुल रही वो कैंपेन, ठीक है। और जो खानदार में जो लड़ाई थी वो भी ये हार गए थे। उसके बाद 1632 में क्या हुआ, जो अहमदनगर था दे फाइनली एनेक्स दैट, उस पे कब्जा कर लिया था। और जो बीजापुर था, ठीक है, दैट फोर्सेस सूट फॉर पीस आल्सो। अब 1657 से लेकर 1658 तक एक पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, ठीक है, इनके जो बच्चे थे उनके बीच में, ठीक है, ओवर द सक्सेशन के कौन राजगद्दी पे बैठेगा उस चीज में। तो जो अब देखिए, शाहजहां चाहता था कि उनका जो बेटा था दारा शिकोह वो बैठे, ठीक है, बट औरंगजेब जो इनका एक बेटा था वो था बड़ा मक्कार। He was victorious and his 3 brothers were like, जैसे दारा शिकोह जो था उसको उसने मार दिया था और वो खुद राजगद्दी पे बैठ गया था। और उसके बाद उसने अपने पिता को यानी कि शाहजहां को बंदी बना लिया था। कहाँ बंदी बनाया था? आगरा में, फॉर हिज रेस्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब बात करेंगे हम औरंगजेब के बारे में, ठीक है। औरंगजेब ने बहुत मतलब उसका जो शासन है वो काफी अच्छा नहीं रहा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्रूअल था वो, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो औरंगजेब
इन नॉर्थ ईस्ट जो अहोम्स थे उनको इसने डिफीट किया था 1663 में, बट फिर क्या हुआ था कि उन्होंने रिबेल किया था 1680 में फिर से। ठीक है, इसने कैंपेन चलाई थी नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में अगेंस्ट यूसुफजई के सिक्स के, जो कि टेम्पररी सक्सेसफुल रही। जो मुगल का इंटरवेंशन था, ठीक है, इन द सक्सेशन और जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी राठौर राजपूत ऑफ मारवाड़, दैट लेड टू द रेबिलियन आल्सो। जो कैंपेन्स थी इसकी अगेंस्ट मराठा, ठीक है, जैसे कि शिवाजी के वगैरह अगेंस्ट, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थी। पर इसने क्या करा था, इसने जब शिवाजी खुद से जो सर्विस थी मुगल्स की उसको एक्सेप्ट करने आए थे, अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने आए थे, तो इसने उनकी इंसल्ट कर दी थी। औरंगजेब हैज बीन इंसल्टेड शिवाजी हु एस्केप्ड फ्रॉम आगरा and declared himself an independent king and resumed his campaigns against the Mughals। उसने अब फिर अपनी मतलब जैसे ही शिवाजी वहां से आगरा से भाग निकले थे, उसके बाद उन्होंने क्या करा था, खुद को डिक्लेयर कर दिया था इंडिपेंडेंट किंग के हिसाब से। ठीक है, और फिर उन्होंने अपनी जो कैंपेन्स चल रही थी मुगल्स के अगेंस्ट उसको फिर से स्टार्ट कर दिया था। तो जो प्रिंस थे अकबर, यानी कि अब जो औरंगजेब का बेटा था अकबर, ठीक है, उसने रिबेल किया था औरंगजेब की तरफ एंड उसको सपोर्ट मिला मराठा की तरफ से और दक्कन सल्तनत की तरफ से। ठीक है, डेक्कन सल्तनत की तरफ से उसको मिला पूरा पूरा सपोर्ट। ठीक है, और वो फाइनली साफाविद ईरान चला, मतलब वो ईरान चला गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब अकबर की रिबेलियन के उस पे औरंगजेब ने क्या करा, उसने आर्मीज भेज दी आपकी डेक्कन सल्तनत की तरफ। ठीक है, और बीजापुर को कर लिया एनेक्स। 1685 में इसने बीजापुर को एनेक्स किया और गोलकोंडा को किया था 1687 में। 1698 से लेकर जो औरंगजेब था वो पर्सनली मैनेज, मतलब ये पर्सनली मैनेज, वो खुद से मैनेज कर रहा था उन सारी कैंपेन्स को जो कि डेक्कन के अगेंस्ट चल रही थी। और मराठास जिन्होंने स्टार्टेड कर ली थी, मतलब उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट कर ली थी। अब गुरिल्ला वॉरफेयर में क्या होता था कि रात में हमला किया और सुबह तक भाग गए। ठीक है, तो इस तरीके से मराठा ने बहुत परेशान किया था मुगल रूलर को। ठीक है, और औरंगजेब ऑल्सो हैड टू फेस द रिबेलियन इन द नॉर्थ इंडिया ऑफ सिक्स। अब ये सिंगल हैंडेडली कुछ सारी चीजें हैंडल कर रहा था, तो इसको क्या क्या और फेस करना पड़ा, इसको नॉर्थ इंडिया की तरफ जो सिख थे, जो जाट थे और जो सतनामी थे, उनके किए जा रहे मतलब जो भी रिबेलियस एक्ट थे वो भी इसको सहने पड़े। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट में जो आपके अहोम थे, जो डेक्कन थे, मतलब डेक्कन ऑफ द मराठास थे, उनके भी। तो इसकी जो डेथ थी, इट वाज फॉलोड बाय अ सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट अमंग्स हिज सन। अब इसकी जो मृत्यु थी वो उसी चीज पे हुई, राजगद्दी के पीछे। तो आप देख रहे होंगे कि अकबर के बाद से जितने भी राजा रहे हैं उन्होंने अपने पिता को जरूर ना जरूर परेशान किया है राजगद्दी के पीछे। ठीक है, और बाकी के जितने भी रूलर्स हैं औरंगजेब के बाद वो खासा नहीं चल पाए, उनका जो एक पर्टिकुलर जो शासन था वो उतना अच्छा नहीं था। ठीक है, अब ये देखिए, ये मैप देख रहे हैं आप, ये देखिए किस प्रकार से अकबर के टाइम से कितना ज्यादा इनका जो शासन है, जो इनका एम्पायर है, कहाँ कहाँ तक फैल चुका है, कितने कितने एरियाज उन लोगों ने कवर करे हैं। ठीक है, अब मुगल के ट्रेडिशन और इनके सक्सेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो मुगल्स थे ये ना बिलीव नहीं करते थे प्राइमोजेनेटर में। ठीक है, जहाँ पे जो सबसे बड़ा बेटा होता है राजा का, उसको ही सारा एसेट दे दिया जाए पिता का, ये उसमें बिलीव नहीं करते थे। ये किस चीज में बिलीव करते थे, ठीक है, ये बिलीव करते थे कि जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी जितने भी बच्चे हैं उनमें डिवाइड हो जाए। इट्स नॉट अबाउट ओनली वन पर्टिकुलर सन जो कि बड़ा होगा उसी को सारी चीजें दी जाए, नहीं, सब में बढ़ जाए। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इनकी सोच थी, इनका एक ट्रेडिशन चला आ रहा था। अब मुगल्स के रिलेशन कैसे थे बाकी सारे रूलर्स के साथ, तो देखिए हम नोटिस करेंगे कि जो भी मुगल रूलर्स थे उन्होंने कैंपेन करी थी कॉन्स्टेंटली। ठीक है, उन रूलर्स के अगेंस्ट जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया था उनका जो अथॉरिटी थी उसको एक्सेप्ट करने का, और जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया था उनके अगेंस्ट ही उन्होंने कैंपेन चलाते रहे थे। वो जिन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी उनके साथ वो अच्छे से रहे थे। बट जो मुगल थे, ठीक है, जैसे सबको पता था, बाकी के जितने भी राजा थे, देखिए सारे राजा समझदार थे उस हिसाब से कि उनका जो मुगल्स का जो राज्य था वो बहुत फैल रहा था, वो बहुत पावरफुल हो रहे थे। तो रूलर्स क्या सोचते थे कि वो खुद ब खुद उनको जाके ज्वाइन कर लें। ठीक है, और राजपूत इस चीज में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ज्यादातर जितने भी मुगल एम्परर हैं उनकी जो
मदर्स थी वो सारी राजपूत रानियां थी, ठीक है। तो many of them had married their daughters, Rajput daughters, ठीक है, in Mughal families and received high positions, ठीक है। एंड बट बहुत सारे ऐसे थे कि उन्होंने रेजिस्ट भी किया। अब जैसे कि आप देखेंगे जो जहांगीर की माँ थी वो कचवाहा की प्रिंसेस थी, ठीक है, यानी कि वो डॉटर थी राजपूत रूलर की, अंबेर के जो राजपूत रूलर थे, आज जिसे हम जयपुर बोलते हैं। फिर शाहजहां की जो माता थी वो राठौर प्रिंसेस थी, अब वो भी एक राजपूत रानी थी। और मारवाड़ के जो राजा थे यानी कि आज जोधपुर जो जगह है उनकी बेटी। फिर जो सिसोदिया राजपूत थे ना मेवाड़ के, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था मुगल की अथॉरिटी का, ठीक है, इन्होंने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया था। फॉर अ लॉन्ग टाइम इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, बाद में जाके इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो वंस एक बार इनको डिफीट कर दिया था, ठीक है, वंस डिफीटेड हाउएवर दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स। अगर वो किसी को हरा भी देते थे तो पता क्या होता था कि बहुत ऑनरेबली उनको ट्रीट भी करते थे, ठीक है, उनको उनका जो वतन होता था, वो जो लैंड होता था वो वापस दे देते थे, और जो उनके असाइनमेंट्स होते हैं यानी कि वतन की जो जागीर होती थी वो भी वापस कर देते थे। सो द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग, एक पर्टिकुलर बैलेंस था, ठीक है, एक पर्टिकुलर बैलेंस उन्होंने बना के रखा था कि हम डिफीट तो कर देंगे पर कभी किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे, जो हमारा ओपोनेंट है उसे ह्यूमिलिएट कभी नहीं करेंगे। पर क्या हुआ, ये पर्टिकुलर मतलब ये इनका एक जो बैलेंस था ये बना रहा, ठीक है, उससे बहुत सारे रूलर्स इन्फ्लुएंस भी हुए। पर क्या होता है ना कि हमेशा एक बैलेंस कभी बना नहीं रह सकता, तो ये बैलेंस आपका औरंगजेब ने जाके तोड़ दिया। जब शिवाजी खुद ब खुद मुगल की अथॉरिटी एक्सेप्ट करने के लिए आए थे तब औरंगजेब ने उनकी बेइज्जती कर दी थी, उनको इंसल्ट कर दिया था, बस उन्होंने ये बैलेंस खराब कर दिया था कि नहीं। अब देखिए बात करेंगे मनसबदार और जहागीरदार के बारे में। पहली चीज ये देखिए कि जब इतना बड़ा एम्पायर एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है, तो यानी कि उसमें डिफरेंट रीजन आ रहे हैं। अब मुगल्स क्या थे, मुगल दे वर रिक्रूटिंग, वो रिक्रूट कर रहे थे, दे वर रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल, ठीक है, फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्किश नोबेल्स, ठीक है, तुरानीज, दे एक्सपेंडेड टू इंक्लूड ईरानियंस, मतलब तुरानीज तो थे ही थे उनके साथ, फिर उन्होंने ईरानियंस को भी इंक्लूड किया, इंडियन मुस्लिम्स थे उनको भी इंक्लूड किया, अफगानियों को करा, राजपूत को करा, मराठाओं को करा, और बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स के, ठीक है। अब जो जो मुगल्स की सर्विस को ज्वाइन कर लेता था वो मनसबदार बन जाता था। अब मनसबदार कौन होते थे, अब मनसबदार मतलब यानी कि एक इंडिविजुअल है, ठीक है, और मनसब क्या है, एक पर्टिकुलर पोजीशन है जो कि वो होल्ड कर रहा है। अब देखिए अब ये पोजीशन किस प्रकार से दी जाती थी, ये पर्टिकुलर ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होता है, उस प्रकार से ग्रेडिंग सिस्टम था। रैंक 1, ठीक है, पहली चीज रैंक हो गई, फिर दूसरी चीज सैलरी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए एक राजा है, एक बहुत बड़ा एम्पायर है, ठीक है, और अगर वो अलग अलग राज्यों को अपने साथ मिलाएगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए राजपूतों के साथ दोस्ती कर ली तो उनकी जो आर्मी होगी, मान लीजिए मुगल पे किसी ने अटैक कर दिया, कोई उनका जो राइवल है उसने अटैक कर दिया, अब राजपूत वाले अपनी आर्मी लेके आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो यही चीज होती थी सपोर्ट सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ये जो रैंक थी, ठीक है, जो रैंक और जो सैलरी थी ये डिटरमाइन की जाती थी बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको जात बोलते थे। अब जात क्या होती थी, अब देखिए जिसकी जितनी ज्यादा जात होगी, मान लीजिए जो एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए है, ए की 5000 है, बी की 4000 है और सी की 3000 है। अब देखिए ए की ज्यादा है, ए की 5000 है, तो यानी कि ए की हायर जात होगी, ठीक है, तो उसको बहुत प्रेस्टिजियस और नोबेल पोजीशन मिलेगी कोर्ट में, और उसकी जो सैलरी होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, यानी कि ज्यादा जात है तो ज्यादा आपको अच्छी पोजीशन मिल जाएगी, ठीक है। जैसे हमारे स्कूल में भी होता है ना, जिसके ज्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं उसको अच्छी पोजीशन मिलती है, रैंक 1 होल्डर होता है, तो वैसी ही चीज है। तो जो मनसबदार थे, ठीक है, उनको मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी, जिसमें उनको जो रिक्वायर करती थी उनसे कि वो मेंटेन करे एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सावर को। सावर क्या होते थे, कैवलरी मैन को, ठीक है, जो सिपाही होते थे उनको, ठीक है। अब मनसबदार क्या होते थे, वो ही लेकर आते थे इन सिपाहियों को रिव्यू के लिए, उनको रजिस्टर्ड करवाते थे, उनके जो हॉर्सेस होते थे उनकी भी सारी इंफॉर्मेशन, एंड दे ऑल्सो देन रिसीव्ड मनी टू पे देम एज सैलरी, उनको फिर सैलरी देने के लिए भी इनको पैसे मिलते थे,
ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक सिस्टम था कि जो मनसबदार हैं वो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे, तो उसमें उनको क्या करना है, सिपाहियों को लेके आना है, सिपाहियों का जो पूरा रजिस्ट्रेशन है वो सारी चीजें करवाएं, उनके जो घोड़ा है मतलब जो हॉर्सेज हैं उनको भी उनकी देखभाल, उनकी सारी चीजें, और उसके बाद इनको सैलरी देने का भी जो जिम्मा था वो सिर्फ मनसबदार का था। ठीक है। अब जो मनसबदार थे they received their salaries as revenue। अब इनको जो सैलरी दी जाती थी वो दी जाती थी रेवेन्यू के तौर पे, रेवेन्यू असाइनमेंट्स के तौर पे, जो कि हो गए आपके जागीर। ठीक है। विच वॉज समवॉट लाइक इक्ताज, जो कि इक्ताज भी होते थे, और बट अनलाइक मुक्तिज ऑल्सो, मतलब जो बहुत सारे मनसबदार आपके होते थे ना, वो ऐसा नहीं था कि इनको जितनी भी जो जागीर दे दी गई है फिर इस पे वो एडमिनिस्टर करें या उस पर रहें, ऐसा नहीं करते थे। वो क्या करते थे, दे ओनली हैड राइट्स टू द रेवेन्यू, उनका सिर्फ और सिर्फ राइट होता था रेवेन्यू पे, जो कि उनका असाइनमेंट और मतलब असाइनमेंट है उसका। ठीक है। और जिसको कलेक्ट किया जाता था उनके सर्वेंट्स के द्वारा। बाकी वो क्या करते थे, वो जो बाकी की अलग अलग जगह थी कंट्री की, वहां पर जाके सर्व करते थे मनसबदार। तो अकबर के शासन में क्या हुआ था, जो जागीर थी इनको बहुत केयरफुली असेस किया जाता था, ताकि जो रेवेन्यू है वो एकदम इक्वल रहे सैलरीज में। ठीक है। जो मनसबदार की सैलरीज वो इक्वली सब में डिवाइड की जाए। पर औरंगजेब तक आते आते ना ये चीज बहुत खराब हो गई, क्योंकि औरंगजेब तक दिस वाज नो लॉन्गर द केस ऑफ एक्चुअल रेवेन्यू व्हिच वाज कलेक्टेड, और जो मतलब जो अपना ये जो लोग कलेक्ट कर रहे थे, जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, वो भी बहुत कम हो गया था। एंड दे ग्रांटेड, मतलब जो सम था वो बहुत, रेवेन्यू बहुत कम हो गया था। ठीक है। और देयर वर आल्सो ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार। मनसबदार जो थे वो बढ़ते जा रहे थे, जागीर कम होती जा रही थी। तो ये क्या था कि मतलब एक पर्टिकुलर शॉर्टेज चल रहा था कि मनसबदार इतने सारे हैं तो जागीर तो बहुत कम है। तो इससे क्या हुआ, जितने भी जागीरदार थे ना, उन्होंने क्या किया, दे ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल। उन्होंने सोचा कि हमारी जो जागीर है इससे हम जितना ज्यादा चाहे उतना मतलब रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और औरंगजेब तो बिल्कुल ही वाज अनेबल टू कंट्रोल दिस डेवलपमेंट। वो इन सारे डेवलपमेंट जो भी हो रहे थे वो उनको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था अपने कुछ जो शासन के कुछ लास्ट ईयर्स थे उसमें। और इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जितने भी पीजेंट्स थे वो सफर कर रहे थे, पीजेंट्री वाज बीइंग सफर्ड। ठीक है। सो नाउ अब बात करेंगे हम जब्त और जमींदार के बारे में। ठीक है। जब्त और जमींदार के बारे में हम बात करेंगे। सो ये Zabt and zamindars, the main source of income available to Mughal rulers was tax on the produce of peasantry. So in most places जो peasants थे इनको ना टैक्स पे करने पड़ रहे थे। क्या करने पड़ रहे थे, टैक्स पे करने पड़ रहे थे। तो इनको टैक्स ना पे करने पड़ रहे थे। ठीक है। देन in most places जो peasants they used to pay taxes through the rural elites, that is जैसे कि जो हेडमैन हो गया या लोकल चीफ हो गया, तो वो क्या हो रहा था कि जो मुगल्स थे they used one term जमींदार to describe all the intermediaries। ठीक है। whether they were local headmen or villages or powerful chief। अब क्या था कि जो मुगल रूलर्स थे ना, उन्होंने चाहे विलेज का बहुत अच्छा हेडमैन हो, मतलब लोकल हेडमैन हो, चाहे एक बहुत पावरफुल चीफ हो, उन सबको उन्होंने जमींदार के नाम दे दिए गए थे कि मतलब ये सब जमींदार हैं। ठीक है। अब ये जमींदार क्या करते थे, देखिए कि जैसे जो पीजेंट्स थे, ठीक है, वो जो उनका जो प्रोडक्शन होता था, ठीक है, जैसे खेती हुई, ठीक है, उस खेती पे किस प्रकार से टैक्स लगेगा, उसके प्रोडक्शन पे किस प्रकार से टैक्स लगेगा, ये चीज सेट करी जाती थी। ठीक है। फिर क्या हुआ, अकबर के रेवेन्यू में, अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर जो थे हमारे, वो थे टोडरमल जी। ठीक है। तो टोडरमल जी ने कैरी किया एक बहुत केयरफुल सर्वे, जो कि जो आपकी फसल थी उसकी उपज पे, ठीक है, उसके प्राइसेस पे, और जो एरिया था which was being cultivated 10 साल के पीरियड में, उस पे उन्होंने केयरफुल सर्वे किया 1570 से लेकर 1580 तक। ठीक है। और उस बेसिस पे, उस डेटा के बेसिस पे क्या हुआ, जो टैक्स था वो बहुत फिक्स्ड रखा हर क्रॉप पे, मतलब हर फसल पे जो
टैक्स था वो एकदम फिक्स कर दिया, वो भी इन कैश। ठीक है, तो हर प्रोविंस में it was being divided into revenue circles with its own schedule of revenue rates for the individual crop। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर रेवेन्यू सिस्टम उन्होंने बना दिया था। तो ये जो रेवेन्यू सिस्टम था इसको जब्त बोल दिया गया था। जो पर्टिकुलर इन्होंने एक रेवेन्यू सिस्टम बनाया उसे क्या बोला, जब्त बोला। एंड इट वाज प्रेवलेंट इन दोज एरिया जहां पे जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, दे कुड सर्वे द लैंड, जहां पे लैंड का सर्वे हो रहा था वहां पे मतलब ये जो केयरफुल अकाउंट्स थे उनको रखा जा रहा था। बट बहुत सारी जगह जैसे कि आपकी गुजरात और बंगाल थी, वहां ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही थी। ठीक है, वहां सर्वे पॉसिबल नहीं हो रहा था। फिर कुछ एरिया में क्या हुआ था, जो जमींदार थे उन्होंने एक्सरसाइज किया अ ग्रेट डील ऑफ पावर। ठीक है, और इस हिसाब से उन्होंने जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा, उससे क्या हुआ, उससे एक मतलब एक रिबेलियन मतलब एक वो लोग बहुत ज्यादा रिबेलियस हो गए। ठीक है, और जो जमींदार और पीजेंट्स थे अगर वो दोनों एक ही कास्ट के हो गए तो मान लीजिए कि वो तो बिल्कुल ही ज्यादा मतलब अगेंस्ट हो जाएंगे मुगल अथॉरिटी के और रिबेल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये जो पीजेंट्स थे दे रिवोल्ट चैलेंज द स्टेबिलिटी ऑफ मुगल एम्पायर। उन्होंने रिवोल्ट किया, चैलेंज किया मुगल की स्टेबिलिटी को, एम्पायर की स्टेबिलिटी को। वो भी कब, जब 17वीं शताब्दी का एंड था उस समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्लोजर लुक लेते हैं हम अकबर की पॉलिसीज पे। ठीक है, सो द ब्रॉड फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन बाय अकबर एंड वर elaborately discussed by Abul Fazl in his book अकबरनामा, in particular in his last volume the आईन अकबरी। अब देखिए आईन जो अबुल फजल है वो कौन है, अबुल फजल आपके जो अकबर थे उनके कोटियर थे, उनके दोस्त थे। ठीक है, और इन्होंने अकबर के ऊपर एक किताब लिखी थी जिसे अकबरनामा बोलते हैं, और उसको 3 पीरियड्स में उनको 3 उसमें डिवाइड कर दिया था, पीरियड्स में डिवाइड किया था, जिसमें आखिरी पीरियड है, आखिरी वॉल्यूम जो है वो है आईन अकबरी। ठीक है, अब आईन अकबरी में जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम है जो कि अकबर के द्वारा किया गया था वो सारा बहुत ब्रॉडली इलेबोरेटली उन्होंने डिस्क्राइब किया है, जिसको हम थोड़ा बहुत इस किताब में पढ़ेंगे। देखिए अबुल फजल ने एक्सप्लेन किया है कि जो एम्पायर था उसको डिवाइड कर दिया गया था प्रोविंस में। ठीक है, और उन प्रोविंस को बुलाया जाता था सूबा। ठीक है, अब उन सूबा को जो व्यक्ति गवर्न करता था वो होता था सूबेदार। ठीक है, और वो कैरी करता था पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस को। अब जो हर प्रोविंस था उसका एक फाइनेंशियल ऑफिसर भी होता था जिसे दीवान बुलाते थे। फिर जो मेंटेनेंस होता था पीस का, ऑर्डर का। ठीक है, और इन प्रोविंस मतलब उनके प्रोविंस में जो फाइनेंशियल ऑफिसर होता था उसके प्रोविंस में क्या होता था, मेंटेनेंस होता था पीस का, ऑर्डर होता था प्रोविंस का। ठीक है, जो सूबेदार थे उनको सपोर्ट किया जाता था, ही वाज बीइंग सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स। और जैसे कि आपके मिलिट्री पे मास्टर हो गए वो बख्शी उनको बुलाया जाता था, जो बख्शी देते थे। और जो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस और चैरिटेबल पैट्रनेज थे वो सादर हो गए आपके। मिलिट्री कमांडर्स आपके फौजदार, और टाउन पुलिस जो थी, जो कमांडर थे वो कोतवाल थे। तो ये सारी चीजें जो पॉइंट्स आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, दे आर वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अकबर्स नोबेल commanded large armies and had access to large amounts of revenue. While they were loyal, the empire functioned efficiently, but by the end of the 17th century, many nobles had built independent networks of their own. अब देखिए क्या हुआ कि जो अकबर के टाइम में जो नोबेल्स थे उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज को कमांड किया। ठीक है, और उनके पास ना बड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सेस रहता था रेवेन्यू के उस पे। ठीक है, पर क्या हुआ, और वो लोग बहुत लॉयल भी थे अपने राजा की तरफ। देखिए अगर राजा अच्छा है, उसका शासन अच्छा है, उसका रूल जो रूलिंग पीरियड है बहुत अच्छा है, तो उसके जितने भी नोवेल्स है ना वो उसकी तरफ बहुत लॉयल रहेंगे। उसकी जितनी भी चीजें, अगर उन्हें बराबर सैलरी मिल रही है, कहीं पे भी कुछ भी मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, तो हर व्यक्ति खुश रहेगा। बट जब हम एंड में आते जाएंगे, जैसे 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 मान लीजिए औरंगजेब का रूल आ गया, तो वहीं पे क्या दिख रहा था कि जितने भी नोबेल्स थे ना उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट वो बना लिया था, अपना खुद का इंडिपेंडेंट नेट जो मतलब एम्पायर्स थे वो बना लिए थे, मतलब
अपने इंडिपेंडेंट तरीके से वो लोग रूल करना उन्होंने चालू कर दिया था, ठीक है। और उनकी जो लॉयल्टी थी ना वो बहुत वीकन हो गई थी। उन्होंने अपना जो मतलब अपने सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से वो लोग काम करते थे, उसके बाद वो लोग कुछ नहीं करते थे एम्पायर के हिसाब से, ठीक है। सो व्हाइल द अकबर वाज एट फतेहपुर सीकरी ड्यूरिंग 1570s, अब 1570 में क्या हुआ, जब अकबर फतेहपुर सीकरी पे थे तो उन्होंने ना एक रिलीजन डिस्कशन था वो स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जिसमें उन्होंने उलामा, ब्राह्मण थे, ज्यूस थे यानी कि आपके जो रोमन कैथोलिक्स हो गए वो, ज़ोरास्ट्रियंस थे, इन सबको मिला के डिस्कशन किया। और ये जो डिस्कशन था वो इबादत खाने में हुआ, ठीक है, इबादत खाना जो जगह थी, ठीक है, वहां ये डिस्कशन हुआ। और ये डिस्कशन ही वो सो इंटरेस्टेड, मतलब अकबर वो एक ऐसे राजा थे जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते थे इन सारी चीजों में कि जो दूसरे दूसरे लोग हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, उनके रिलीजन में कि वो किस प्रकार मतलब कैसा रिलीजन है उनका, क्या चीज फॉलो करते हैं, किसमें फेथ रखते हैं और उनकी फेथ कितनी ज्यादा मतलब कितने डिवोटेड है वो अपने आराध्य के ऊपर, इन सारी चीजों को जानने में उन्हें बड़ा इंटरेस्ट आता था। सो अकबर का जो इंटरेक्शन था इन सारे लोगों के साथ, उससे क्या हुआ, उन्होंने ये देखा कि मतलब डिफरेंट फेथ्स मेड हिम रियलाइज दैट जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं who emphasized ritual and dogma were often bigots. What were they? Bigots. ठीक है। और इनकी जो टीचिंग्स थी उन्होंने क्रिएट किया एक डिविजन, एक डिसहार्मनी अमंगस्ट हिज सब्जेक्ट्स, ठीक है। जो जितने भी ये सारे लोग थे इनकी जो टीचिंग्स थी, इससे क्या हुआ, एक डिविजन क्रिएट हो गया उनके मन में, एक डिसहार्मनी का, ठीक है, हर किसी सब्जेक्ट में, ठीक है। एंड दिस eventually led Akbar to the idea of Sulekul यानी कि यूनिवर्सल पीस। अब इन सारे लोगों की जो टीचिंग्स थी, इन सारी चीजों को सुनने के बाद अकबर ना एक आइडिया की तरफ मूव ऑन कर गए जो कि था सुलेकुल यानी कि यूनिवर्सल पीस। तो ये जो आइडिया था टॉलरेंस का, ठीक है, it does not discriminate between the people of different religions in the realm. Instead, it focused on a system of ethics, honesty, justice, peace, ठीक है, that was universally applicable. तो अबुल फजल ने उनकी मदद करी, अकबर की बहुत मदद करी इस चीज में कि वो फ्रेम कर सकें, ठीक है, इन सारी चीजों को एक फ्रेम कर सके, एक विजन ऑफ गवर्नेंस को अराउंड दिस आइडिया ऑफ सुलेकुल। सो दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वाज फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहां आल्सो। मतलब ये जो प्रिंसिपल था गवर्नेंस का, ये आगे जाके जहांगीर और शाहजहां के द्वारा भी फॉलो किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि मुगल एम्पायर की जो मतलब उनकी जो 17th सेंचुरी और उसके बाद जो इनका शासन था वो किस प्रकार रहा। तो पहली चीज देखिए कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एफिशिएंसी थी मुगल एम्पायर की, वो बहुत ज्यादा, इट लेड टू अ ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। और जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स थे उन्होंने डिस्क्राइब किया था इसको एक फैबुलेट लैंड ऑफ वेल्थ में, ठीक है, क्योंकि वेल्थ बहुत अच्छी थी, एक इकोनॉमिक जो कमर्शियल प्रोस्पेरिटी थी वो कितनी ज्यादा थी, तो उस हिसाब से लोगों ने उस चीज को भी डिफाइन किया। पर उन्हीं विजिटर्स ने ये भी देखा कि जो स्टेट है पॉवर्टी की वो भी एग्जिस्ट करती है साइड बाय साइड, ठीक है, विद द ग्रेटेस्ट ऑप्यूलेंस। तो ये जो इनइक्वालिटीज थी ये भी थी यहाँ पे, ठीक है। जैसे जो डॉक्यूमेंट्स थे फ्रॉम द 20th ईयर ऑफ शाहजहां, ठीक है, जिसमें शाहजहां के राज्य में ये देखा गया, जिसमें इन्फॉर्म किया जाता है जो हाईएस्ट रैंकिंग है मनसबदार की, there were only 445 in number out of total of 8,000. So this smaller number, a mere 5.6% of total numbers of mansabdars, received 61.5% of the total estimated revenues of the empire as salaries for themselves and their troopers. यानी कि अब आप देख रहे हैं कि कितना कम नंबर, मतलब कितना ज्यादा यहाँ पे भेदभाव कर देखने को मिला कि शाहजहां के टाइम में, कि उसमें ये इन्फॉर्म किया गया है कि जो हाईएस्ट रैंकिंग है मनसबदार की वो सिर्फ और सिर्फ 445 तक है, ठीक है, नंबर, और आउट ऑफ टोटल कितने हैं, 8,000 है। तो ये जो स्मॉल नंबर रहा, ठीक है, इट वाज लाइक सिर्फ और सिर्फ 5.6% हो गया, ठीक है। बाकी जो टोटल नंबर ऑफ मनसबदार है जो कि रिसीव्ड हो रहा है 61.5% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड, जो टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू है वो, ठीक है, एम्पायर का, ओके।
अब इस वजह से क्या हुआ, जो गरीब लोग थे, ठीक है, उनके पास अब प्रॉपर बेनिफिट नहीं होगा। आपके जो आर्टिसंस हैं, जो पीजेंट्स हैं, जो गरीब हैं, तो फिर कैसे प्रोडक्शन हो पाएगा किसी भी चीज का। तो मुगल एम्परर जो थे, ठीक है, और उनके जो मनसबदार थे, इन्होंने दे हैव स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ द इनकम, इन्होंने अपनी बहुत सारी जो इनकम थी वो सैलरीज पे, गुड्स पे बहा दी, ठीक है। और इस वजह से क्या हुआ, जो एक्सपेंडिचर थे, दे बेनिफिटेड द आर्टिसंस एंड पीजेंट्रीज हु सप्लाइड देम with goods and produce। अब जो पीजेंट्री, जो आर्टिसंस थे, पीजेंट्स थे, जिन्होंने इन्हें सप्लाई किया गुड्स और प्रोड्यूस के साथ, तो उनका तो फायदा हो गया। बट अब जब मतलब ये स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन पे देखा जाए, जो कि मतलब विच इज बीन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द हैंड ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स थे, जो कि पीजेंट थे, जो आर्टिसंस थे, और जो उनमें से जो गरीब थे, अब उनके पास देखिए, उनके पास जब हाथ में कुछ होगा नहीं, तो वो किस पे खर्च करेंगे, कैसे टूल सप्लाईज, ठीक है, इनको कैसे करेंगे, इनको कैसे अरेंज करेंगे, और इन्हीं की वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सो जो वेल्दियर पीजेंट्री थे, जो आर्टिसन ग्रुप थे, और जो मर्चेंट्स थे, बैंकर्स थे, इनको प्रॉफिट हुआ इकोनॉमिक वर्ल्ड में। अब जो गरीब था उसको नहीं हो पाया, ठीक है। सो ये जो इनॉर्मस वेल्थ थी, रिसोर्सेज थी, ये they were being commanded by the Mughal elite, made them an extremely powerful group of people in the late 17th century as the authority of Mughal emperor slowly declined। अब धीरे धीरे जैसे इनकी जो अथॉरिटी थी, जो एम्परर मतलब जो एम्पायर की, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती रही, ठीक है। इसी वजह से इनके जो सर्वेंट्स थे, दे हैव इमर्ज्ड एज पावरफुल सेंटर्स ऑफ पावर इन द रीजन, ठीक है। अब इनके जो सर्वेंट्स थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते गए, और उन्होंने दे हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, उन्होंने नई नई डायनेस्टीज बना ली अपनी, ठीक है, अपने हिसाब से उनको कमांड करते थे, जैसे कि हैदराबाद हो गया, आपका अवध हो गया। एंड ऑल्दो दे कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज मुगल एम्परर इन दिल्ली एज द मास्टर। अब ये रिकॉग्नाइज यही करते थे कि जो इनके मुगल एम्परर हैं, जो दिल्ली में हैं, वही इनके मास्टर हैं। बट स्टिल दे हैव अ डिफरेंट डिविजन, दे स्टिल हैव अ डिफरेंट प्रोविजन। बाय द 18th सेंचुरी ये जो प्रोविजंस थे, ठीक है, एम्पायर के, दे हैव आल्सो कंसोलिडेटेड द इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज। और बाकी सारी चीजें हम लोग चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे इसके बारे में। So guys, here was your chapter 4 and it was being completed। ये पूरा चैप्टर आपका मुगल एम्पायर पे था, ठीक है। हम लोगों ने मुगल रूलर्स के बारे में, एम्परर्स के बारे में जाना इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जितनी भी बिल्डिंग्स और आपकी जो जितने मॉन्यूमेंट्स वगैरह, इन सारी चीजें हैं, इनका स्ट्रक्चर है, उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। किस किस रूलर ने कौन कौन सी बिल्डिंग बनाई थी, मॉन्यूमेंट्स बनाए थे, वो सब जानेंगे। सो we'll gonna meet in the next video। तब तक के लिए if you have any kind of query related to this chapter, please tell me in the comment section। Moreover, तब तक के लिए bye bye, take care and have a wonderful day ahead। We're gonna meet in the next video। Bye bye, take care and have a great day।